नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 14 के लिए पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे पौधों द्वारा जल की क्षति। चैप्टर का नाम है जल। तो सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल की वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। जो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, क्या वह पानी सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, इसमें लिखा है नहीं होता, मतलब मुझे दोबारा प्राप्त होता है। तो वह किस तरीके से हमें दोबारा प्राप्त होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। बादल कैसे बनते हैं? क्रियाकलाप 3। जल से आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। आप किसी भी गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो उसकी बाहर सतह पर पानी आ जाता है ना, तो वह क्या गिलास के अंदर से बाहर पानी आता है? नहीं, गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती हैं और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। मतलब जो जलवाष्प बन के हवा में होता है तो वह ठंडी जगह पर बैठ जाता है, वहाँ पर पे उस पर गिलास पर हमें वो बूंदें दिखने लगती हैं। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, मतलब जो गिलास पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जल कणिका में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जल कणिका है जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। अब जैसे वाष्प बना, तो जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर उठते जाएंगे तो थोड़ा सा जो वातावरण वो ठंडा ठंडा होता जाएगा, तो उसमें छोटी छोटी जल की बूंदें होती है जो वाष्प बन के उड़ी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? जल कणिका। वह छोटी छोटी जल कणिका मिलकर क्या बनाती है? बादल बनाती है, मतलब जिन्हें हम बादल के रूप में देखते हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वह नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। हिम मतलब बर्फ के रूप में, जिसे हम कहते हैं स्नोफॉल। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। अब देखो, वाष्प होके ऊपर गया, फिर बारिश के रूप में या ओलों के रूप में या हिम के रूप में फिर वापस धरती पर आ गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये दोबारा मतलब बार बार चलती रहती है। तो ओले भी आप सबने देखे ही होंगे। अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे कितनी तेज बारिश आई थी और ओले भी कितने गिरे थे ना, बहुत ज़्यादा। तो और कोई ऐसी जगह पे रहता हो या वहाँ से बिलोंग करता हो कि जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो वहाँ भी आपको कितना अच्छा लगता होगा ना स्नोफॉल। मतलब इसका मतलब क्या है? वो पानी ही तो है जो स्नो बन गई है। 14.4 पुनः महासागरों की ओर। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से, झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं
और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। मतलब जैसे पार्कों में गिरता है ना, कुछ टाइम तक तो गीली रहती है वो मिट्टी, फिर धीरे धीरे वो भी सूख जाती है, क्योंकि कुछ तो मिट्टी अब्जॉर्व कर लेती है और कुछ वही वाष्पोत्सर्जन द्वारा मतलब जल वाष्प हो जाता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है, मतलब नीचे धीरे धीरे जाता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। भौम जल मतलब भूमि का जल। कहीं आपने देखा होगा बरमे कहते हैं ना जिसे हम हैंडपंप तो वो ज़मीन से टच है, मतलब उसकी जो पाइप है वो नीचे जा रही है ज़मीन में। जब हम उसे चलाते हैं तो वो ज़मीन से पानी खींचता है ना। तो ये अगर हम सारी ज़मीनों को पक्का कर देंगे तो नीचे ज़मीनों में पानी कहाँ से जाएगा? वो तो आसपास हमारे पेड़ पौधे हैं और पार्क हैं, तो उससे वो पानी चला जाता है। परंतु हमें हर जगह को भी पक्का नहीं करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे को शुद्ध वायु तो मिले, साथ में हमारे जल का भी संरक्षण हो। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय, मतलब हम ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं परंतु पृथ्वी के अंदर पानी कम जा पा रहा है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है, मतलब वहाँ पर रुक नहीं पाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है, मतलब जो पक्की कर दी गई है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, तब भी भूमि में पानी नहीं जा पाता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बाहर ले जाता है। मतलब देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं या पक्का वो नहीं है, फरस मिट्टी है ना, तो क्या अगर पेड़, तो वो जो जल आएगा, बारिश आएगी कुछ, तो वो मिट्टी को भी साथ में बहा के ले जाएगी। और अगर पक्का फर्श है तो वो पानी वैसे ही बह जाएगा, ज़मीन में नहीं जा पाएगा। परंतु वहाँ पर अगर पक्का नहीं है और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं तो वह पानी धीरे 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 करके ज़मीन के अंदर चला जाएगा और इससे जो ज़मीन के अंदर के जल की मात्रा है वह भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। अब ये देखो, ये जो है ये जल चक्र है। इसमें आप देखो, ये कोई तालाब है, तालाब से जल वाष्प होके ऊपर जा रहा है। ये जो एरो दिखा रहा है तो ये क्या है, वाष्प हो रहा है। ये जो ऊपर की तरफ एरो है देखो, ये सब वाष्प हो रहा है। फिर वाष्प बन के हो रहा, फिर वो बूंदें भारी हो गई, फिर भारी हो गई, बादलों में परिवर्तित हुई, तो फिर क्या हुआ कि वह बारिश बन के नीचे गिरने लगी। फिर ये देखो, ये बारिश होने लगी, फिर दोबारा वापस ये इसी के अंदर आ गया पानी बह के, और फिर दोबारा से जल, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से जल चक्र बन गया, है ना। पहले ऊपर वाष्प होके गया, फिर नीचे गिरा, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र। और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है, मतलब कि इसमें इसके कारण जो ऊपर वाष्प बन के उठता है फिर नीचे आता है, तो इससे हमारे जो जल की कमी नहीं होती, इसकी पूर्ति बनी होती रहती है। हमें ज़्यादा उसकी महसूस नहीं होती कमी, क्योंकि कुछ जगहों पर, गांवों में, खेतों पर जो पानी दिया जाता है वह भी वर्षा पर निर्भर होते हैं, और अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का भी बहुत हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। 14.5, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। वर्षा का समय
अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम बारिश होती है ना। और सबका जगह का वातावरण पे भी निर्भर करता है कि वहाँ का कैसा वातावरण है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखो आप ये इस चित्र में देख रहे हो ना, पानी भर गया है, स्कूल जाना या कहीं भी जाना और बहुत मुश्किल भी हो जाता है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों, शहरों को जलमग्न कर सकता है। जलमग्न मतलब जल में वह सब डूब सकते हैं। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। अगर वर्षा अत्यधिक हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। अब देखो किसी जगह पे बाढ़ आ गई है तो ये किस तरीके से वहाँ पर सब चीज़ बह गया है। देखो है ना, दिख रहा है ये आपको, ये बाढ़ आ गई है, कोई पेड़ पे चढ़ गया, किसी के कोई घर की छतों पे, और सब चीज़ें कैसे बह बह के जा रही है। घर आधे से ज़्यादा पानियों में डूब चुके हैं। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलचय जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। 14.6 यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्षा या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहेगी। देखो जल आ नहीं रहा, बारिश नहीं हो रही, परंतु वाष्पोत्सर्जन तो कंटिन्यू हो रहा है ना। यानी जो जमीन से जो वाष्प बन के पानी तो वो जा ही रहा है, क्योंकि सूरज तो अपनी गर्मी दे ही रहा है और वो तो नहीं रुक रहा ना, परंतु बारिश नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा? क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है, यानी कमी आ जाती है उनमें, और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भूमि जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्बल हो जाता है। अब सूखा पड़ गया तो खेती बाड़ी भी नहीं होगी, हर चीज़ के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको पीने के लिए भी प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो आप काम कहाँ से करेंगे? कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि कहीं सूखा पड़ जाता है तो उससे क्या होता है, कैसी वहाँ की ज़मीन हो जाती है, आपको उसमें सब मिलेगा। 14.7 हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? अब देखो जल का संरक्षण भी जरूरी है ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके और हमें भी कोई ज़्यादा क्षति ना हो, हमें भी किसी सूखे से या बाढ़ से, इन चीज़ों से किसी से भी जूझना ना पड़े। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतु तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भूजल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भूजल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। मतलब अब जो हम जल उपयोग करते हैं वह तो बहुत सीमित मात्रा में है, क्योंकि अधिकांश जल तो महासागरों में जो खारा होता है जिसका हम यूज़ भी नहीं कर सकते, परंतु हमारा जो उपयोग है उसको यूज़ करना बहुत अत्यधिक है, बहुत ही ज़्यादा हम उसे यूज़ करते हैं। तो इस कारण जो है पानी की कमी होती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतार यानी लाइनों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गिलास भर के ले लिया, आधा पिया, आधा फेंक दिया। पानी वेस्ट करा ना, जितना ही पीना है सिर्फ उतना ही पानी लो। अगर आपको थोड़ी प्यास है थोड़ा पानी लो, फिर थोड़ा और ले लो। अगर आपको लगता है हम पूरा गिलास भर के पी सकते हैं तभी पूरा गिलास पानी लो। पानी को वेस्ट ना करो।
इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। वर्षा के जल का संग्रहण अब आप कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें दिखाया गया है, जैसे हमारे छत पे बारिश आ रही है तो बारिश के पानी को हमने पाइप के ज़रिए इधर एक टैंक में डाला और इस टैंक से ये पानी को हमने ज़मीन में डाला, तो छत पर जो वर्षा का जल संग्रहण, इसका जो जल है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया और ये धीरे धीरे करके क्या होगा, ज़मीन में भी चला जाएगा। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। ये साफ़ होके यहाँ पर आएगा और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप ये कच्ची मिट्टी साइडों में से तो आप इसे पक्की मिट्टी कर मतलब पक्का फरस सा कर दीजिए। यहाँ से ये देखो पक्का कर दो, नीचे से भी हल्का पक्का करके थोड़ा सा कच्चा भी छोड़ दो ताकि ज़मीन में भी जाए और बाकी हम पानी का यूज़ भी कर सकें। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं? यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। गटर में, नालियों में वेस्ट तो होता है वो पानी। इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया जाता है। नंबर 1, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्संदित करना आवश्यक होता है, मतलब कि उनको साफ करना। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। आगे मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। धन्यवाद।